Hi everyone, welcome to Career Talks. So, in this video, we will analyze the PIB of 13th and 14th फरवरी 2021 ओके जो हमारे यूपीएससी सीएससी एंड स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर स्टेट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल अफेयर के साथ साथ जो मिनिस्ट्रीज के जो डेली बेसिस में वर्क होते हैं उसको हम कवर करते हैं। ओके, सबसे पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले जो हमारे इंपॉर्टेंट पीआईबीज हैं इन 2 दिनों की। देखिए, सबसे पहले अगर पीआईबी देखें तो वो जो फ्लेयर है, ठीक है, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है जो गैलेक्सी में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वो फ्लेयर कौन सा है, ठीक है, ऑप्टिकल फ्लेयर की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पर जो संकल्प एक स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, कि किसके लिए जो स्किल्स, ठीक है, स्किल से रिलेटेड स्कीम, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सिस्टम है हमारी कंट्री पे, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या बात की जा रही है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने जो एक तरह का प्रोजेक्ट साइन किया है छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एक्वा रिजुविनेशन फॉर इरिगेशन, तो एक तरह का वेस्ट वाटर को यहाँ पर ट्रीट करने के लिए एक तरह का प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है। एक्वा रिजुविनेशन इरिगेशन यूनिट हमारे जो गवर्नमेंट यहाँ पर ढेर सारे प्लेसेस में रखी जा रही है, इसको बनाया गया है, तो वहाँ पर ये सेटअप किया जा रहा है एक्वा रिजुविनेशन प्लांट, तो उसके बारे में देखेंगे। इस एपीआर के बारे में क्या है ये, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थी इंपॉर्टेंट पीआईबीज। सो सबसे पहला पीआईबी हमारा किससे रिलेटेड है उसको देखते हैं। सो जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक तरह का फ्लेयर देखा है, ठीक है, एक तरह का ऑप्टिकल फ्लेयर। एक तरह का फ्लेयर क्या होता है? एक तरह का इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो इल्यूमिनेट करता है, जो थोड़ा चमकता है, तो एक तरह का फ्लेयर देखा गया है। और उसको ऐसा नोटिस किया जा रहा है कि जो ये फ्लेयर जो देखा गया है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट। एक तरह का बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमिक, बहुत ज्यादा ओल्ड है, ठीक है। सो जो है फ्लेयर जो देखा गया, कहाँ पे देखा गया? ये देखा गया है एक तरह का ब्लेजर में देखा गया है, ठीक है। ब्लेजर क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको भी हम आराम से डिस्कस करेंगे कि ब्लेजर होता क्या है। ब्लेजर अगर नॉर्मली क्या है, एक तरह का फीडिंग सुपर मैसिव ब्लैक होल है अगर हम बात करें तो। यहाँ पर इसको ब्लेजर पे ये देखा गया है कि एक तरह का फ्लेयर देखा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो कि चमक रहा है, ठीक है। वो फ्लेयर का नाम क्या है जो देखा जा रहा है, एक ब्लेजर से देखा जा रहा है? इस फ्लेयर का नाम क्या है? फ्लेयर का नाम है बीएल लैक्रेट। तो जो फ्लेयर है तो इसको देखा जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे ये नोटिस हुआ है? ये नोटिस हुआ है ब्लेजर पे। सो ब्लेजर है क्या? ब्लेजर एक तरह का एजियन है, ठीक है। एजियन मीन्स क्या होता है? एक तरह का एक्टिव गैलेक्सी होती है, ठीक है। हमारी जो नॉर्मल गैलेक्सी है, ठीक है, जो नॉर्मल गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। तो नॉर्मल गैलेक्सी से थोड़ा ये अलग होती है एक्टिव गैलेक्सी। तो ये एक्टिव गैलेक्सी और नॉर्मल गैलेक्सी में क्या फर्क है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप इतना याद रखिए कि एक फ्लेयर दिखा है, उस फ्लेयर का नाम है बीएल लैक्रेट, ठीक है। सो वो देखा गया है, और वो किस पे देखा गया है? ब्लेजर पे देखा गया। ब्लेजर क्या है? एक तरह का सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और ये जो ब्लेजर है ये एक तरह का एक्टिव गैलेक्सी है, देखिए, ठीक है। देखिए, 4 तरह की एक्टिव गैलेक्सी है जो यूनिवर्स में पाई जाती है, उसमें से ब्लेजर एक एक्टिव गैलेक्सी है, ठीक है, और उसमें एक फ्लेयर देखा गया है। सो सबसे पहले देख लीजिए कि एक्टिव गैलेक्सी होती क्या है। तो देखिए, एक्टिव गैलेक्सी और अगर हम नॉर्मल गैलेक्सी की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हमारी जो नॉर्मल गैलेक्सी उसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो मिल्की वे में, जो मिल्की वे इतना चमकता क्यों है? क्योंकि उसमें जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं? एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, तो वो उस कारण चमकते हैं, तो उसके कारण हमारी जो गैलेक्सी है वो बहुत ज्यादा चमकीली दिखती है। लेकिन एक्टिव गैलेक्सी में ऐसा नहीं होता, वहां पर स्टार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वहां नहीं चमकते, तो वो नहीं इतने जो लाइट होती है उनकी लाइट एमिट नहीं होती, तो वहां पर स्टार न छोड़ के, अगर हम स्टार को छोड़ते हैं तो वहां पर जो न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, एक्टिव गैलेक्सी में न्यूक्लियाई पाई जाती है, विच हैविंग अ इंटेंस लाइट, ठीक है, सबसे ज्यादा लाइट होती है वहां से निकलती है, उस न्यूक्लियाई से, ठीक है। सो उस न्यूक्लियाई से जो लाइट निकलती है, इस कारण वो जो एक्टिव गैलेक्सी होती है वो बहुत ज्यादा ब्राइट करती है। सो उसको कहते हैं फिर उस गैलेक्सी का नाम पड़ता है एक्टिव गैलेक्सी, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा अलग है हमारी गैलेक्सी से। जो मिल्की वे होता है उसमें क्या होता है? आसपास के स्टार्स होते हैं, तो उससे क्या होता है? वो इल्यूमिनेट होता है, इस कारण वहां पर उस पे क्या होता है? चारों तरफ क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ब्राइट होते हैं। लेकिन जो एक्टिव गैलेक्सी होती है, एक्टिव गैलेक्सी में स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, वो इल्यूमिनेट नहीं होते। वहां पर जो
क्या इल्यूमिनेट होता है, वहाँ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस एक्टिव गैलेक्सी में न्यूक्लियाई होता है जिसके पास बहुत ज्यादा 1000 और मोर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर अगर कैपेसिटी करें, अगर लाइट की कैपेसिटी करें तो 1000 से मोर एनर्जी होती है इस एक्टिव गैलेक्सी में, ठीक है। और वो वहां पर इल्यूमिनेट करता है। तो न्यूक्लियाई होता है जिसके पास सबसे ज्यादा इंटेंस लाइट होता है, ठीक है। इंटेंस लाइट दैट कम from the nuclei and that is called AGN. AGN means active galactic nucleus और एक्टिव गैलेक्सी, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि नॉर्मल गैलेक्सी और एक्टिव गैलेक्सी में क्या फर्क होता है। और जो एक्टिव गैलेक्सी होता है उसमें 1000 टाइम ऑफ मोर एनर्जी देन अ नॉर्मल गैलेक्सी, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, द एनर्जी रिलीज इज नॉट इन अ विजुअल लाइट, ठीक है, इज नॉट इन अ विजुअल लाइट। जैसे कि जो तारों की जो लाइट होती है, अगर हम नॉर्मल गैलेक्सी में बात करें तो जो तारों की जो जैसे स्टार्स हो गया, ठीक है, उसके लाइट हम देख पाते हैं, दैट आर विजिबल। बट एक्टिव गैलेक्सी में क्या होता है, एक्टिव गैलेक्सी में जो एनर्जी रिलीज होती है इज नॉट विजिबल, बट अदर वो दूसरे फॉर्म में हमें दिखती है, बट अदर वेवलेंथ फॉर्म में दिखती है, ठीक है। वेवलेंथ फॉर्म लाइक रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रे वेवलेंथ, इस फॉर्म में हमें वो दिखाई पड़ती है। ओके, तो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एक्टिव गैलेक्सी क्या होता है और नॉर्मल गैलेक्सी क्या होता है। तो जो यहाँ पर जो ब्लेजर जो बात की जा रही है कि ब्लेजर में एक तरह का फ्लेयर देखा गया है, ठीक है। तो अगर हम उसकी यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो ये जो देखिए 4 तरह के एक्टिव गैलेक्सी होती है हमारे जो यूनिवर्स में पाई जाती है, दैट इज सेफर्ट, क्वाज़ार, ब्लेजर एंड द रेडियो गैलेक्सी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ब्लेजर में देखा गया है एक तरह का फ्लेयर। ब्लेजर क्या है, एक तरह का फीडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल है, ठीक है, इन द हार्ट ऑफ ए डिस्टेंट गैलेक्सी दैट प्रोड्यूसेस अ हाई एनर्जी जेट व्यू फेस ऑन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लेजर और इट इज लाइक अदर फॉर्म ऑफ एजीएन, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। और जो ब्लेजर क्या होता है, ब्लेजर आर द मोस्ट ल्यूमिनस एंड एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट इन द नोन यूनिवर्स। ओके, होप आपको समझ में आया होगा इतना। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्या और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद। इसका देखिए कि जो यहाँ पर जो फ्लेयर देखी गई है, ठीक है, जो फ्लेयर यहाँ पर जो देखी गई है, पीएल लैसरेट जो यहाँ पर देखी गई है, जो फ्लेयर देखी गई इज अ 10 मिलियन लाइट ईयर अवे एंड इसका इज अमंग द मोस्ट 50 मोस्ट प्रोमिनेंट ब्लेजर दैट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखा गया है, इस फ्लेयर को देखा गया। यहाँ पर 2 चीज आपको याद रखनी है कि ब्लेजर क्या है, एक्टिव गैलेक्सी क्या है, ठीक है। ब्लेजर जो कि एक तरह का एक्टिव गैलेक्सी है, और एक्टिव गैलेक्सी क्या होता है और नॉर्मल गैलेक्सी से किस तरीके से अलग होता है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है। तो ये था पहला हमारा पीआईबी। और यहाँ पर जो 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 फ्लेयर जो दिख रहा है, जो ब्लेजर से जो फ्लेयर दिख रहा है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट and can help to trace the mass of the black hole and the source of this emission, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये हमारी थी पहली पीआईबी जो इससे रिलेटेड है, फ्लेयर से रिलेटेड है, जो कि ब्लेजर में देखी गई। हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो एस्पेक्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसका दूसरा देख लेता है, दूसरा किससे रिलेटेड है पीआईबी हमारा, वो रिलेटेड है संकल्प से। संकल्प क्या है, यहाँ पर जो संकल्प के बारे में बात की जा रही है, तो एक तरह का संकल्प जो स्कीम है हमारी, किसके द्वारा ये स्कीम है, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है। तो ये इम्प्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उसके द्वारा ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। एंड ये करता क्या है स्कीम, ये स्कीम का मेन फंडामेंटल क्या है, अगर इसकी बात करें तो स्कीम टू फोकस ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्केलिंग इकोसिस्टम थ्रू कन्वर्जेंस एंड द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसका मेन एम अगर हम बात करें तो इज टू फोकस ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल स्केलिंग इकोसिस्टम थ्रू द कन्वर्जेंस एंड द कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर स्केलिंग के लिए संकल्प स्कीम लॉन्च की गई थी। एंड अगर हम इसके मेन इनिशिएटिव देखें, टू एनहांस द डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोसिस्टम, यहाँ पर मिनिस्ट्रीज ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, स्किल इंडिया पोर्टल, ग्रांट्स, ढेर सारे ग्रांट्स दिए गए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, देयर आर 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं संकल्प स्कीम के अंदर। आपको बस इसका एम याद रखना है कि एम क्या है और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई। उसके बाद देखें तो एक तरह के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और याद रखिए कि जो स्कीम है ये किसके साथ कोलैब कर रही है,
कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड बैंक में, तो वर्ल्ड बैंक के साथ इस कोलैब कर रही है, इसका मतलब कुछ फंड वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पर दे रहा है। और ये मिनिस्ट्री तो हमने डिस्कस कर ली कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एंड इट्स एम टू इम्प्लीमेंट और मैंडेट द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसको भी ये फुलफिल करता है, ठीक है, इसका एक एम है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के मेन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। सबसे पहले कन्वर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंस मींस क्रिएटिंग कन्वर्जेंस अमंग ऑल द स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज बोथ स्टेट लेड और गवर्नमेंट of Indian funded at the state level। उसके बाद क्वालिटी, improving the quality of skill development program through the building up pool of quality trainers, developing model curriculum, ठीक है, curriculum activities, content, etc. Evaluation system, establishing a robust monitoring and evaluation system for skill training programs, inclusiveness and the opportunities, providing access to skill training opportunities to the disadvantaged sections, ठीक है। तो these are the main objective of this स्कीम। और जैसे ही संकल्प एक स्कीम है हमारी, उसी की तरह गवर्नमेंट ने सेम एक और ऐसी स्कीम निकाली जो सेम फंडेड, जो सेम कोलैब करती है किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। वो स्कीम का नाम है स्ट्राइव स्कीम। ये भी स्किल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम थी, ठीक है। अंडर द संकल्प स्कीम 4 की रिजल्ट एरियाज हैव बीन नोटिफाइड। कौन कौन से एरियाज है वो, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग, क्वालिटी एश्योरेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद इंक्लूजन फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन इन द स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिंग द स्किल थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। दीज आर द की एरियाज जो आइडेंटिफाई किए गए हैं संकल्प स्कीम के अंदर, जहां पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट दिस संकल्प स्कीम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो अगर पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सिस्टम इन दी कंट्री। सो यहाँ पर जो नीति आयोग है, यहाँ पर हम नीति आयोग की बात करते हैं, तो नीति आयोग ने एक तरह का ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था, एक तरह का वर्किंग ग्रुप, जो किस पे वर्क कर रही थी, वो वर्क कर रही थी ऑन दी हस्बेंड्री एग्रीकल्चर इनपुट डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन। और उसने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की, रिपोर्ट का नाम क्या था, डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन टुवर्ड्स 2033। तो ये रिपोर्ट्स क्या हुआ, सबमिट की नीति आयोग को। ये रिपोर्ट जैसे सबमिट हुई, यहाँ पर पता चला कि हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में फोकस करना चाहिए। यहाँ पर ये जो कमेटी, जो वर्किंग ग्रुप है, यहाँ पर बोलती है कि हमें डिमांड एंड सप्लाई को मीट करने के लिए यहाँ पर हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप पे फोकस करना चाहिए, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। उसके बाद क्या बताती है, तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पर कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर हमने ढेर सारी बातें की हैं। जैसे कि उन्होंने बता रहे कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया, मतलब फार्मर्स को बताया। उसके बाद प्रमोशन ऑफ न्यूली रिलीज्ड हाइल्ड वैराइटीज और हाइब्रिड्स, उसके बाद क्लाइमेट resilient varieties और stress tolerant और bio fortified varieties, integrated nutrition management और integrated pest management techniques। These are the things जिसके बारे में गवर्नमेंट यहाँ पर बता रही है कि हमने इतनी सारी चीज फार्मर्स के लिए की। उसके साथ साथ गवर्नमेंट यहाँ पर बताती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ठीक है, इन एडिशन टू द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम हमने एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बता रही है कि हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी हमने फोकस किया है, और उसके लिए हमने एक स्कीम लॉन्च की, दैट स्कीम नेम इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। और ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, ये एक तरह का सब स्कीम है। किसका सब स्कीम है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। और ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, implemented in the originally green revolution state such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh to diversify the paddy area, okay, to diversify the paddy area towards a alternative crop, shifting to tobacco farming to alternate cropping system, ठीक है, in the tobacco growing state। तो यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम का, और में यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये स्कीम लॉन्च की और इस पे अभी वर्क धीरे धीरे से चल रहा है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एक और स्कीम का नाम ले रही है यहाँ पर कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, टू सपोर्ट दी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने परंपरागत कृषि विकास योजना भी लॉन्च किया।
and to support the creation of unified national agriculture market to boost the income of farmers। और इससे इनकम का जो फार्मर की इनकम है उसको भी बूस्ट होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट एक और स्कीम के बारे में बात कर रही है कि हमने फार्मर्स के लिए जो रिस्क होता है टू मिटिगेट द रिस्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। मिटिगेट रिस्क मतलब जैसे कि कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, ठीक है, फसल खराब हो गई, तो इसके लिए टू मिटिगेट द रिस्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी लॉन्च किया 2016 में, ठीक है। तो ये तीन चीजों के बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रही है। तो देखिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, हमने इसके बारे में बहुत बार अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम दो चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में बात करती है, उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करती है। दो स्कीमों के बारे में हम अभी रीड करेंगे, और प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को रिनेम करके दूसरे नाम में अल्टर कर दिया गया, मतलब नेम चेंज कर दिया गया, और उसको किस नेम से बुलाया जाने लगा, रीन्यूमरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन प्रोग्राम। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम चेंज करके रीन्यूमरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर नाम रख दिया गया है। और ये स्कीम क्या है, स्कीम it is a state plan scheme for a additional central assistant, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ, was launched in 2007 as a part of 11th 5-year plan by the government of India। 2007 में लाई गई स्कीम, मतलब उस टाइम मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, ओके, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये लॉन्च किसके अंडर किया गया, लॉन्च अंडर द एजीज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका एम क्या है, इट सीक्स टू अचीव अ 4% एनुअल ग्रोथ इन एग्रीकल्चर थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। और ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, डिफाइंड बाय द प्लानिंग कमीशन, जिसे अभी नीति आयोग के नाम से जानने लगे हैं हम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 11th ईयर 5-year प्लान, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर द कृषि विकास योजना, in order to promote the innovation agripreneurship by providing the final support and the nourishing the incubation ecosystem, these are the important aim of this scheme। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्या एम है, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कीम। तो मेन कंपोनेंट्स क्या है, एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन, सीड स्टेज फंडिंग to agriculture sectors, idea or a prepaid stage funding for agripreneurs, and the scheme incentives state to increase the public investment in the agriculture and the allied sector। These are the main components of this scheme। यहाँ पर फंडिंग्स है, आप रीड कर सकते हैं, कुछ कुछ कितनी कितनी फंडिंग्स मिलने वाली इसके अंदर। इस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टू डेवलप फार्मिंग एज अ मेन सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव, risk mitigation, strengthening the efforts of the farmer along with promoting the agribusiness entrepreneurship through the creation of agriculture infrastructure, providing all states with autonomy and flexibility in making a plan as per their local needs, helping farmer increasing their income by increasing the productivity and promoting a value chain addition like linked production model, okay, to reduce the risk of farmer by focusing on increasing the income generation through the mushroom cultivation, integrated farming of floriculture, empowering the youth through various skill development, innovation and the agri business model। तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस स्कीम के। इस स्कीम का हमने एम देखा, इसके कंपोनेंट देखा, ये स्कीम लॉन्च कब हुई याद रखिएगा, ओके, किसके द्वारा लॉन्च हुई ये देखा। फंडिंग का देख लेते हैं हम कि फंडिंग किस तरीके से इसको मिलने वाली है। देखिए एक तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब ये है कि सेंटर इस पे ज्यादा पैसा देगा, तो यहाँ पर सेंटर का ज्यादा शेयर होगा अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो देखिए 60:40, मतलब यहाँ पर जो 60% का रेशियो है, जो शेयर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने वाली है, और स्टेट इसमें कितना देने वाला है, 40% का शेयर। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न बात और हिल स्टेट की बात करें, ठीक है, तो वहां पर 90% का शेयर दे रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 10% का शेयर दे रहा है कौन, हमारी स्टेट दे रही है। तो ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट के लिए 90:10 है, और बाकी नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60:40 का फंडिंग है। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहां पर 100% की फंडिंग होने वाली है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये हमने यहाँ पर फंडिंग का भी डिस्कस कर लिया। उसका नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था
परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इट इज एन एक्सटेंडेड कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के एक तरह का एक्सटेंडेड कंपोनेंट है ये। ठीक है, उसको सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के व्यू में इस परंपरागत कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया था। और ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये किस स्कीम के अंडर है? ओके, किस मिशन के अंडर है? अगर हम बात करें तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके अंदर आता है ये। ठीक है, उसके अंदर परंपरागत कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये एनपीसीसी, ठीक है, उसका एक पार्ट है, याद रखिएगा। उसके बाद जो परंपरागत कृषि विकास योजना उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज एन एलिबरेटेड कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड इज अ मेजर प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये किस पे फोकस कर रहा है? ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना किस पे है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रोमोटेड थ्रू द अडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक विलेज बाय क्लस्टर अप्रोच एंड द पीजीएस सर्टिफिकेशन। यहाँ पर एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बात चल रही है। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। अंडर दिस स्कीम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रमोटेड थ्रू दी, किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग को? बाय द अडॉप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिक विलेज बाय क्लस्टर अप्रोच एंड बाय द पीजीएस सर्टिफिकेशन। 50 or more farmers will form a cluster having a 50-acre land to take up the organic farming under this scheme, and the produce will be pesticide residue free and will contribute to improving the health of the consumers. These are the important aspect about this scheme. Organic farming की अगर बात करें तो organic farming does not involve the use of chemical fertilizers, okay, chemical pesticides, thus help to maintain the harmonious balance of soil, also improve the quality of soil। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के फीचर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको बताया जा रहा है कि एक तरह का ये एक्सटेंडेड वर्जन है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बराबर रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम फर्टिलाइजर डाल के हमारी जो सॉइल की जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म होती जाती है, तो उसके कारण यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोशन मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पीआईबी है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है एक्वा रिजुविनेशन फॉर इरिगेशन यूनिट। तो एक तरह का एक्वा रिजुविनेशन प्लांट जो है वो अनेक डिस्ट्रिक्ट में खोला जा रहा है, मतलब ये बन चुका है, अब इसको सेटअप किया जा रहा है। इसका पर्पस क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है, इसका क्यों जरूरत पड़ी? तो देखिए, जो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम था, द मोस्ट ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम, वो क्या हो गया था? चोक्ड एंड हैव अ इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जो जैसे जो क्रैक पड़ जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उनमें क्या हो जाता था? क्रैक्स पड़ जाता था, फिर वो वाटर सीप डाउन, और इस तरीके से जो हमारे सॉइल है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को क्या करते थे? बहुत ज्यादा खराब करते थे, कंटेमिनेट करते थे। और इसको देखते हुए यहाँ पर एक्वा रिजुविनेशन प्लांट को लाया गया। देखिए, उसके साथ साथ जो सीवेज वाटर है उसको भी बहुत ज्यादा रेपेंटली, अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा यूज किया जाता था सीवेज वाटर को एग्रीकल्चर में, जो कि एनजीटी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आगे, मतलब जो प्रोटोकॉल है उसके अगेंस्ट है, तभी भी यहाँ पर सीवेज वाटर को एग्रीकल्चर भी में यूज किया जाता था। इससे क्या होता था? हेल्थ के लिए एडवर्सली हेल्थ प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, इसीलिए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को लाया गया। उसके साथ साथ अगर बात करें दूसरा रीजन क्या है इस टेक्नोलॉजी को लाने का, ठीक है, तो दूसरा रीजन है कि जो एफ्लुएंट जो वाटर जो फ्लो होता था उसमें ढेर सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स होते, तो हमारे जो हाउस होल्ड से जो वाटर डिस्चार्ज होता था उसमें ढेर सारे वाटर पॉल्यूटेंट्स देखे गए, सच एज कलर, ऑर्डर, पीएच, टर्बिडिटी, टीएसएस, टीडीएस, ऑयल ग्रीड्स एक्सेट्रा विथ अनडिजायरेबल टॉक्सिक कंपाउंड्स एंड बैक्टीरियल कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें देखी गई। सो टू रिमूव दिस कंटामिनेट्स, ओके, to remove these contaminants and purify the sewage water, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी लाई गई। और जो टेक्नोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है किन किन चीजों, द टेक्नोलॉजी इन द कॉम्बिनेशन विथ केमिकल इन द फिजिकल प्रोसेस।
ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, इस वाटर को, जो गंदा वाटर है मतलब वेस्ट वाटर, उसको किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाएगा, बाय द मैकेनिकल सेग्रेशन एंड द फिल्ट्रेशन, देन द कोगुलेशन, फ्लोकुएशन टेक्निक, फोकुलेशन टेक्निक, उसके बाद केमिकल एंड द फिजिकल एडोबेशन। दीज आर द थ्री प्रोसेस by which help to purify the sewage water. So यहाँ पर aqua regeneration plant लाया गया है which comprehensively treat the waste water based on the diverse purification matter, और approx 24,000 liter of water that can be rejuvenate using this ARP। 24,000 तक जो वेस्ट वाटर है यहाँ पर उसको रिजुविनेट किया जा सकता है, एंड इट विल बी सफिशियंट फॉर ऑलमोस्ट 4 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये 24,000 लीटर अगर प्यूरिफाई करके दे रही है तो ये जो 4 एकड़ जो लैंड है वहाँ पर इसको इरिगेशन के लिए इस वाटर को यूज किया जा सकता है। ठीक है, किस तरीके से वाटर प्यूरिफाई होने वाला है, हाउ टू प्यूरिफाई दिस सीवेज वाटर, द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन अप्लाइड बाय CSIR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करने वाली है, इन दिस टेक्नोलॉजी एक तरह का सेडिमेंटेशन यूज होगा, देन उसका फिल्ट्रेशन, देन उसका एरेनेशन। ठीक है, सो 3 प्रोसेस से होगा, उसके बाद 3 प्रोसेस के बाद इसको वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा, एंड यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंट है मीडिया इन द फिल्ट्रेशन कंपोनेंट प्ले अ मेजर रोल। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप फिल्ट्रेशन का जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी, वो इस तरीके से यूज होने वाले। टेक्नोलॉजी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें याद रखना सीवेज वाटर क्या होता है, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी यूजफुल हो रही है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें इस ARP की, एक्वा रिजुविनेशन पायलट प्लांट की, तो ये क्या है, इसका 40,000 लीटर पर डे, ठीक है, पर डे इतना ये प्यूरिफाई कर सकती है, एंड बाय दिस we will able to reach towards a zero liquid discharge ecology program। ठीक है, इसके कारण हम यहाँ तक जो हमारा इनिशिएटिव है उसको हम छू सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, द ट्रीटेड वाटर प्रोसेस्ड फ्रॉम द ARP इज preferable for agriculture purpose। ठीक है, with enhanced settling time and it can be used for drinking purpose। दोनों चीज के लिए यहाँ पर ये treated water को यूज किया जा सकता है, for the agriculture purpose मतलब इरिगेशन के लिए, और यहाँ पर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। और ट्रीटेड वाटर विल ऑल्सो बी हेल्प टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट बाय फिक्सिंग द CO2 एंड ऑल्सो प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। यूनिकनेस क्या है कि ये किस लिए यूनिकनेस अगर देखें इस टेक्नोलॉजी की, ठीक है, क्या क्या मतलब यूनिकनेस है, तो बिकॉज इस टेक्नोलॉजी में कई यूनिकनेस की बात करें हम, तो द प्रेजेंटली द डेवलप्ड टेक्नोलॉजी कंबाइंस बोथ मैकेनिकल एंड द फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई द म्युनिसिपल सीवेज वाटर फ्रॉम द हाउसहोल्ड यूजेस। और इसमें एक तरह का 5 कंपार्टमेंट चैम्बर इज इम्प्लीमेंटेड हेयर फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सस्पेंडेड सॉइल्स, TSS। ठीक है, जिसको हमने बात किया, एक तरह का कंटेमिनेटेड वाटर में आता है। And addition to this, another water tank help for proper settling of the remaining unwanted TDS oily substance with the help of coagulation flocculation technique। ठीक है, इसके कारण फिर वाटर को प्यूरिफाई किया जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, 2 चीज को जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं सीवेज में, उसको सुधारने का काम करेगी। फर्स्ट थिंग, इट कन्वर्ट द सीवेज वाटर टू पोर्टेबल वाटर इन विच मे बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जो हमने डिस्कस किया, and therefore conserving the freshwater resources। On other hand, it will help to reduce the burden of pollutant enriched grey water converting into the potable one। These are the 2 things that will helpful for us। ठीक है, सो ये था टेक्नोलॉजी के बारे में जो यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है हर जगह पे, और इस तरीके से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट चलेगा, इसलिए यहाँ पर एक्वा रिजर्वेशन प्लांट के बारे में बात की जा रही है। फिल्ट्रेशन टेक्निक का कौन कौन सा यूज किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जान सकते, जैसे यहाँ पर कोगुलेशन फ्लक्चुएशन टेक्निक जो है, अगर यहाँ पर टेक्निक पूछ दिया किससे रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वेस्ट वाटर से रिलेटेड ये टेक्निक है। ओके, सीवेज वाटर के बारे में हमने देखा। यहाँ पर ये पॉल्यूटेंट्स आप जरूर याद रखिएगा, कुछ कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो पूछ लेते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स में जैसे TSS TDS ये किससे रिलेटेड है, तो ये पॉल्यूटेंट्स है, आपको ये याद रखना है जो ऑयल जो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो PIB है वो किससे रिलेटेड है, तो वर्ल्ड बैंक ने एक तरह का प्रोजेक्ट जो है, वर्ल्ड बैंक ने जो छत्तीसगढ़ का एक प्रोजेक्ट है, वहां पर उसको क्या किया है, साइन किया है छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ एक स्टेट है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट साइन किया है
छत्तीसगढ़ के साथ टू सपोर्ट द न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर इन अ ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। जो एग्रीकल्चर का ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज है वहाँ पर एग्रीकल्चर फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्टिव एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पर एक तरह का प्रोजेक्ट साइन किया है। तो छत्तीसगढ़ में एक तरह का प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो साइन किया है वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है चिराग। ठीक है, तो चिराग मीन्स छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के जो साउथर्न ट्राइबल मेजोरिटी रीजन है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है। वेयर अ लार्ज पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड एंड द पुअर। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये किन किन को बेनिफिट करने वाला है? इट विल बेनिफिट अबाउट 1,80,000 हाउस होल्ड फ्रॉम अबाउट 1,000 विलेज इन द 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। तो साउथर्न ट्राइबल जो मेजोरिटी रीजन है उनको यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करेगा। तो चिराग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज में चल रहा है, चिराग मीन्स जो हमने अभी डिस्कस किया, फुल फॉर्म हमने देखा। चिराग इज छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। इसका एम क्या है? इट्स एम टू डेवलप अ सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम दैट अलाउ अ ट्राइबल हाउसहोल्ड इन अ रिमोट एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ टू प्रैक्टिस राउंड द ईयर प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाई एंड द न्यूट्रियस फूड। Implement का हो रहा है, it will implement in the southern tribal majority region of the state where a large population is undernourished and poor। और इन लोग का हेल्पफुल करने वाला है। जो चिराग जो प्रोजेक्ट है इन छत्तीसगढ़ विल ले फाउंडेशन ऑफ डाइवर्स एंड न्यूट्रिटिव फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम, mobilize the small holders into a farmer producer organization, increase income by improving their access to a profitable markets। These are the main aim of this scheme। ठीक है, अगर हम साउथर्न रीजन की बात करें छत्तीसगढ़ स्टेट की, साउथर्न रीजन कौन कौन से हैं? बस्तर हो गया, कोंडागांव हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, ओके, कंकेर हो गया। दीज आर दी 8 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है और इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इसे असिस्ट कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक जैसे असिस्ट कर रहा है तो वो स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिराग जैसे प्रोजेक्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हमने इस पीआईबी का कवर किया। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पीआईबीज ऑफ 13 and 14 फरवरी। ओके, February। And if you want the PDF of this video, you can get it from our description box। And if you like the video, you can subscribe our channel to get the daily PIB analysis from our channel। Thank you for viewing our video।